हेलो बेटा। चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू या टू से ज़्यादा वेक्टर। ठीक है। सो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के। मतलब होता क्या है, जब आप वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। तो मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करते हो। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो दो तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक मिल सकता है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी आ सकता है। ठीक है ना। तो दो तरीके से फिर इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है। सो हम लोग, मैं दोनों भी चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको नाम दिया गया है वेक्टर्स, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर उनका प्रोडक्ट लेते हो तो दो चीजें हो सकती है। उनका प्रोडक्ट आ सकता है स्केलर या फिर आ सकता है वेक्टर। तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आता है तो उसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है या फिर कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता है तब उसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर जिसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा। तो चलिए तैयार हो जाइए फिर स्केलर प्रोडक्ट को सीखने के लिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है दो वेक्टर्स का ये देखेंगे, और दूसरी चीज देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है। तो मैं अब सीधा हेडिंग दे देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हम लोग तो ज्यादातर दो वेक्टर का ही ले लेते हैं। ठीक है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम लोग, तो इसको डिफाइन कैसे किया है। सो लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स इन स्पेस प्लेन, कहीं पर भी ले लो, इन स्पेस inclined inclined at an angle of theta। ठीक, थीटा। देन ए बार डॉट बी बार, इसको रीड कैसे करेंगे, ए बार डॉट बी बार, डॉट प्रोडक्ट है ना। सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए कॉमा बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो ये जो आपका ए बार एंड वेक्टर बी बार है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए बार का मैग्नीट्यूड डिनोट किया है सिर्फ ए से, बी बार का मैग्नीट्यूड डिनोट किया है सिर्फ बी से। अब तक हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते थे, दो वर्टिकल लाइन के अंदर उस वेक्टर को लिखते थे। तो ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, चाहे ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन मिलता है स्केलर क्वांटिटी। देखो कॉस थीटा से तो आपको एक रियल नंबर मिलने वाला है, और ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है मतलब रियल नंबर है। तो तीन रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर ही आएगा, मतलब स्केलर आएगा। सो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, आपको उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसको आप बी बार बोलेंगे, इसको ए बार बोलिए, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा। और इसका मतलब कब डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा, अगर ए बार डॉट बी बार मैं लिखता हूं, ये नोटेशन है और ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, ये जो हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखा है तो या फिर डॉट प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे सामने जो कि थीटा के ऊपर बेस्ड है। आपका थीटा क्या क्या हो सकता है, अगर आपका थीटा है एक्यूट तो कॉस थीटा होगा पॉजिटिव, और अगर ए बार एंड बी बार नॉन जीरो वेक्टर है तो आपका ए बार डॉट बी बार होगा पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आई बात, समझे। देखो ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपका ए बार एंड बी बार नॉन जीरो है, अगर यहां पर लिखता हूं इफ ए बार एंड बी बार आर नॉन जीरो,
ठीक है, तो पहली तो बात, अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट का मतलब 0 और 90 के बीच का, तो कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और अगर ए बार बी बार नॉन जीरो वेक्टर्स है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। सिमिलरली अगर सेकंड केस, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा रहेगा बेटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव रहेगा। और फिर से वही, अगर ए बार बी बार नॉन जीरो वेक्टर्स है, कॉस थीटा नेगेटिव है, तो आपका ए बार डॉट बी बार आएगा नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कॉस थीटा की वजह से नेगेटिव आएगा डॉट प्रोडक्ट। और तीसरी चीज, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो बेटा ए बार डॉट बी बार आएगा जीरो, स्केलर। ठीक है ना, ए बार डॉट बी बार जीरो आएगा। तो एंगल अगर 90 डिग्री होता है दो वेक्टर्स के बीच में तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी थी डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर इफ ए बार डॉट बी बार जीरो आता है, ठीक है, मैंने यहां पर जीरो लिखा है तो जीरो स्केलर लिखा है, नॉट जीरो वेक्टर। ठीक है ना, तो ए बार डॉट बी बार अगर जीरो होता है तो इसके तीन मतलब होते हैं, या तो ए बार जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा, या फिर बी बार जीरो वेक्टर होगा, या फिर थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है, थर्ड केस में और इसमें फर्क है। जब थर्ड केस क्या बताता है, जब थीटा 90 है और ए बार बी बार नॉन जीरो है तो ये जीरो लिखेंगे। लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो इससे तीन केसेस निकलती है, या तो आपके इसका ए बार का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर बी बार का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो जब ए बार डॉट बी बार जीरो दिया हुआ है तो ये तीन केसेस उसके साथ में आती है। तीसरी चीज, अगर ए बार डॉट बी बार का वैल्यू सिर्फ ए बी आता है, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू सिर्फ ए बी आता है, तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तब जिन दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो उनके बस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन लीजिए। तो कोई भी एक वेक्टर है उसका खुद के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हो तो कोई किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में एंगल 0 डिग्री का होता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखनी पड़ेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं रहते। ठीक है, हाँ, तो वही है, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी बोली गई है। हाँ, मतलब यही कि अगर फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर अगर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, अब देखिए ऑर्थोगोनल कोई नया वर्ड नहीं है, परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोगोनल बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। ऑर्थोगोनल ये जो वर्ड है ये परपेंडिकुलर के लिए ही यूज होता है। तो क्या कहा है यहाँ पर, ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल है, मतलब अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ये हमने इसी में देखा था। तो जो चीज़ यहाँ पर देखी थी उसी को एज अ प्रॉपर्टी इन लोगों ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ऑर्थोगोनल वर्ड के लिए मैंने ये चीज़ बताई आपको कि दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है, बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की। देखो स्पेस के अंदर हमें पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने बेसिक वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप डिफाइन किए हुए हैं, जो कि यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इन यूनिट वेक्टर्स का, क्योंकि ये भी तो वेक्टर्स है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर वो जानेंगे। तो देखिए बेटा, आपको तो पता है कि आई कैप जे कैप और के कैप इन थ्री वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में थ्री वॉल्स, तीन दीवारें एक जगह पर जहां पर आ रही है, एक फ्लोर की ले लो और कोई भी दो ले लो, एक आ रही है तो आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, कॉर्नर। तो कॉर्नर जहां पर बन रहा है वहां पर तीनों दीवारों को देखो, एक दूसरे को वो दीवारें 90 डिग्री में होगी। तो उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो तीनों एक्सिस, मैंने पहले भी बताया था आपको, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इनके बीच का 90, इनके बीच का 90 और इनके बीच का 90। तो अगर ये तीनों एक्सिस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये तो यूनिट वेक्टर्स उन्हीं एक्सिस के अलोंग है। तो एंगल बिटवीन आई कैप जे कैप 90 है, जे कैप के कैप 90 है, एंड आई कैप के कैप भी 90 है।
तो तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से जब भी आप इनमें से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो वो आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इनका खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले ले, जैसे कि आई कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, जे कैप का जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, और के कैप का के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो वो मात्र हमें 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1 और हम खुद के साथ में उसी वेक्टर का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब एंगल उनके बीच का 0 डिग्री है। तो आपको क्या मिलेगा? 1 वैल्यू मिलेगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0। लेकिन आई कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आई कैप इंटू आई कैप, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप, इसको डॉट पढ़ना है, ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान में रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसमें और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल सॉल्व करते हुए इसका हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको तो पता है कि स्पेस के अंदर आपको अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है, पोजीशन हो या ऐसा हो, कैसा भी वेक्टर हो, एक कोई भी वेक्टर है जिसको आपने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, जैसे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो ये आपका एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है बेटा। तो ये 3 वेक्टर्स है आपके पास, सॉरी ये 2 वेक्टर्स है। अब इन दोनों का मुझे लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो ये कैसे आएगा, इसका आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। मतलब ये जनरलाइजेशन है, कभी भी आप किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर्स के, बेसिक यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हो, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, और उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो इन 2 वेक्टर्स का, ठीक है, तो यहां पर इन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो आपको यहां पर इसका यूज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझे, क्योंकि आई कैप ये खुद अपने आप में एक वेक्टर से, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये आपको पता है यहां पर, ठीक है। तो जब आप किसी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखते हो तब उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, देखिए ए बार क्या है आपके पास, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इंटू बी बार क्या है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब बेटा आपको तो पता है कि 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से दूसरे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है, a1 आई कैप डॉट b1 आई कैप प्लस a1 आई कैप डॉट b2 जे कैप प्लस a1 आई कैप डॉट b3 के कैप। अब ऐसे ही इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप कर लेना। अब मैं आपको सीधा नतीजा बताता हूं कैसे। देखिए आपको पता है कि आई कैप, ये तो स्केलर है, इसकी तो बात छोड़िए, इनका तो मल्टीप्लिकेशन सीधा होगा। लेकिन आई कैप डॉट आई कैप आपको पता है कि 1 आता है, बाकी आई कैप डॉट जे कैप 0 आता है, आई कैप डॉट के कैप भी 0 आता है, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो वहां पर भी 2 टर्म्स 0 हो जाएगी, सिर्फ जे कैप वाली टर्म्स बचेगी। और जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन बचेगा। मतलब जब आप 2 वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स, जब आप 2 वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखते हो और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो, तब सिर्फ 3 टर्म्स बचती है, और वो भी कौन कौन सी, आई कैप, मतलब टीम किनका मल्टीप्लिकेशन होता है, सिर्फ सेम वाले वेक्टर्स का, आई कैप का, जे कैप का और के कैप। तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 एंड प्लस a3 b3, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना और दिमाग में भर देना अच्छे तरीके से, कि जब भी आपको ऐसे 2 वेक्टर दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और आपको अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो सिंपली आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, बात खत्म, ठीक है। तो ये था बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो खत्म होता है। टाइम कितना हुआ, 14 मिनट्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। फाइंडिंग एंगल बिटवीन, एंगल अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स।
ठीक है। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी तो फाइंड आउट करना है। इसके अंदर देखिए आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब आपको क्या क्या मिल रहा है, ए बार और बी बार का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब आपको ए बी कॉस थीटा मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कॉस थीटा आया मतलब एंगल आया, तो एंगल भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर्स है, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दो वेक्टर्स भी दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल, तो जैसे मान लीजिए वो दो वेक्टर्स कौन है, ऐसे मानते हैं कि ए बार है A1 आई कैप प्लस A2 जई कैप प्लस A3 कई कैप, और दूसरा वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जई कैप प्लस B3 कई कैप। ठीक है, तो ए बार बी बार ये दो वेक्टर्स आपको मिल चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आपने इनको लिखा है और हमारा टारगेट है कि इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो बेटा हमें तो पता है कि ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं सिंपल करूंगा, क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी। ये तो छोटा बच्चा जानता है, कॉस थीटा निकालना है तो उसके बाजू वाले को इधर भेज दो। लेकिन अब ए बार और बी बार क्या दिया है, वो तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर दिया है। तो ए बार इंटू बी बार निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी तो हमने निकाला था। तो ए बार इंटू बी बार कैसे मिलेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, समझे। इस प्रकार से हमने ये निकाला है। अब बात करते हैं नीचे वालों की। ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है रूट के अंदर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है, B1 उसका स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट B2 उसका स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट B3 उसका स्क्वायर। ये तो पता ही है, बोलो पता है ना, पता होना चाहिए, पहले बताया था मैंने, बताया था। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये बन गया आपका cos थीटा का फॉर्मूला। दिखने में बड़ा भयावह है लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता है तो ये आसान है, हिस्ट्री नहीं पता तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब दो वेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो जो एंगल बनेगा क्या वो जरूरी है कि एक्यूट एंगल ही हो। देखो दो एंगल्स बनते हैं, इस बात को समझना। जब दो वेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहां पर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अब इन दो वेक्टर्स के बीच का, मान लीजिए ये ए बार है ये बी बार है, अगर कोई पूछता है कि भैया इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो कैसे निकालेंगे एंगल। तो यहां पर दो एंगल्स बनते हैं, एक बनता है एक्यूट दूसरा बनता है ऑब्ट्यूस। तो अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो आप लीजिए न्यूमरेटर का मॉड्यूलस, ताकि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए तो बगैर मॉड्यूलस लिए फाइंड आउट कीजिए, ताकि अगर नेगेटिव नंबर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एंगल ऑब्ट्यूस है। ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर खत्म होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूं, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, गुड बाय।